Welcome to the Cartoon Toon TV. देवर लाया 60 साल की देवरानी। एक गांव में अंजलि अपनी मां नेहा और पिता अजय और भाई आहान के साथ रहा करती थी। अंजलि बहुत ही सुंदर थी। हर कोई उसे देखना चाहता था। उसकी सुंदरता को देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अंजलि के बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन अंजलि के माता पिता अभी उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अभी अंजलि की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई थी। उसके माता पिता चाहते थे कि पहले अंजलि पढ़ लिख जाए, फिर उसकी शादी करेंगे। ऐसे ही समय बीत रहा था और अंजलि की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई थी। एक दिन अंजलि को देखने एक फैमिली आती है। उस फैमिली में एक लड़का विक्रम था, जिसका वो लोग रिश्ता देखने आए थे। विक्रम का एक बड़ा भाई राहुल था और उसकी पत्नी काजल थी, और विक्रम की माँ दिव्या थी। उन सबको अंजलि बहुत पसंद आती है और वो लोग हाँ कर देते हैं, क्योंकि अंजलि की पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी और अब इन्हें अंजलि की शादी करनी थी, तो ये लोग भी हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद ही अंजलि की शादी थी। सब घर वाले अंजलि की शादी की तैयारियों में मशरूफ थे। अंजलि की मां नेहा अंजलि से कहती है, अंजलि बेटा, तुम्हारी शादी में कुछ ही दिन रहते हैं। तुम मेरे साथ बाजार चलो और अपने लिए लहंगा पसंद कर लेना। जी माँ, हम चलते हैं। कब जाना है? शाम को चलेंगे। ठीक है माँ। माँ, मुझे मेरी दोस्त जसलीन के घर जाना है। उसको पार्लर साथ ले जाऊंगी। चलो ठीक है बेटा, लेकिन कोशिश करना जल्दी वापस आ जाओ, फिर बाजार भी जाना है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। अंजलि अपनी दोस्त के घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अंजलि का भाई आहान और अंजलि के पिता अजय आते हैं, तो नेहा उनसे कहती है, अरे सुनिए जी, आपने होटल वाले से बात कर ली है ना? कहीं ऐसा न हो देर हो जाए और हमें होटल ही ना मिले। अरे मैं तो भूल ही गया। चलो आहान, चलो स्कूटी निकालो, अभी चलते हैं। पिताजी, स्कूटी अंजलि ले गई है। अगर आप कहते हैं तो मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। नहीं, रहने दो। अंजलि आने वाली होगी, फिर चले जाएंगे। अब तो काफी टाइम गुजर गया था, लेकिन अंजलि अभी वापस ही नहीं आई थी। सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। अरे सुनिए जी, आप देख कर आइए ना, अंजलि कहाँ रह गई है। मुझे तो कह कर गई थी कि थोड़ी देर तक आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। तभी बेल बजती है। अजय दरवाजा खोलता है तो सामने एक 60 साल की बूढ़ी औरत खड़ी होती है, जो बहुत रो रही होती है। अरे बुढ़िया, आप कौन हो और हमारे घर क्या करने आई हो? तभी नेहा कहती है, अरे आप इसकी बातें सुनने बैठ गए। मैं कह रही हूँ अंजलि को देखो कहाँ रह गई है। तभी वो बूढ़ी रोते हुए कहती है, माँ, मैं ही अंजलि हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी आहान कहता है, ए बुढ़िया, हमारी अंजलि कहाँ है, बता दो। मजाक मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हें काजल ने ही भेजा है ना? नहीं आहान भैया, मैं अंजलि ही हूँ। आप सब लोग मेरी बात का यकीन करें। हम कैसे मान लें कि तुम अंजलि ही हो? मैं अंजलि ही हूँ। मैं आपको आप सबका नाम बता सकती हूँ। पिताजी, अगर मैं अंजलि ना होती तो मुझे घर का कैसे पता चलता और आप सब लोगों के नाम कैसे पता होते? हाँ, ये तो मेरी बेटी अंजलि ही है। अंजलि बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम 60 साल की बुढ़ी कैसे हो गई? घर से तो तुम बिल्कुल ठीक गई थी। माँ, मैं वो जसलीन के साथ पार्लर गई थी। पार्लर वाली ने मुझे एक फेशियल किट दी थी। मैंने सोचा था जसलीन से ही फेशियल करा लूंगी। हम फेशियल किट लेकर घर वापस आ गए थे। माँ, अभी तो मैं फेशियल किया भी नहीं था कि अचानक बैठे बैठे मैं 60 साल की बुढ़िया बन गई। माँ, अब मैं क्या करूँगी? तभी वहां पर
विक्रम और उसकी भाभी काजल वहां आ जाते हैं। वो अंजलि को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी काजल कहती है, अरे अंजलि, ये तुम्हें क्या हो गया? और तुम्हारी तो कुछ दिन में शादी थी। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी शादी हो पाएगी। माँ जी तो कभी इस शादी के लिए नहीं मानेंगी। अंजलि बहुत रोती है। क्या अंजलि पहले जैसी हो पाएगी? क्या अंजलि की शादी हो पाएगी? अंजलि के साथ ऐसा क्या हुआ था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। विक्रम अच्छे स्वभाव का लड़का था और वैसे भी विक्रम को पहली नजर में ही काजल से प्यार हो गया था। इसीलिए उसने सोच लिया था कि शादी करेगा तो सिर्फ काजल से ही करेगा। तभी विक्रम कहता है, अंजलि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी होगी और जरूर होगी। तुम्हारी शादी उसी डेट को होगी जिस डेट को तय हुई थी। दूसरी तरफ काजल के पास जसलीन आती है और कहती है, काजल भाभी, आपका काम हो गया था, अब आप मेरा काम करें। काजल जसलीन को 50,000 रुपए निकाल कर दे देती है और कहती है, ये पूरे 50,000 हैं और धन्यवाद मेरा काम करने के लिए। काजल ने जसलीन को इतने सारे पैसे क्यों दिए? क्या अंजलि की इस हालत में कहीं ना कहीं जसलीन और काजल का हाथ है? विक्रम की माँ दिव्या को भी कोई एतराज नहीं होता है। अंजलि की शादी हो जाती है, लेकिन अंजलि अपनी हालत को देखकर अभी भी बहुत रोती है। तभी वहां काजल आती है और कहती है, अरे अंजलि, अब रोने का क्या फायदा? अभी तो तुम्हें देखने मोहल्ले वाले आने वाले हैं। उनके सामने कैसे आओगी तुम? नहीं, मुझे किसी के सामने नहीं जाना। तभी वहां दिव्या आ जाती है। दिव्या सारी बातें सुन लेती है और कहती है, अरे अंजलि बिटिया, तुम चिंता मत करो, मैं सबको वापस भेज दूंगी। तुम अपने कमरे में रहो। ऐसे ही समय बीत रहा था। विक्रम ने अंजलि को डॉक्टर्स को भी दिखाया था, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। अंजलि बाहर नहीं निकलती थी और हर वक्त रोती रहती थी कि मैं कब तक सही हो पाऊंगी। एक दिन विक्रम को बैठे बैठे ख्याल आता है कि क्यों ना सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू करें। हो सकता है कोई डॉक्टर हमें मिल जाए जिसके पास इसका इलाज हो। विक्रम जानता था कि अंजलि नहीं मानेगी, लेकिन वो अंजलि को मना लेता है और सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर अपलोड करना शुरू कर देता है। लोग कमेंट करके पूछते हैं कि अंजलि को क्या हुआ है। एक दिन अंजलि अपनी राम कहानी की पूरी वीडियो बनाती है और अपलोड कर देती है। इसे देखकर अंजलि के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और एक डॉक्टर अंजलि से राब्ता करता है कि वो अंजलि क्या इलाज करेगा। अंजलि और विक्रम डॉक्टर के पास जाने की तैयारी करने लगते हैं। विक्रम कहता है, अंजलि मैं गाड़ी निकालता हूं, तुम बैग लेकर आ जाओ। अंजलि बैग लेने कमरे में जाती है। तभी अंजलि को अंजलि की दोस्त जसलीन का फोन आता है। अंजलि फोन उठाती है तो जसलीन बहुत रो रही होती है। तो अंजलि कहती है, जसलीन, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? अंजलि, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? बताओ तो हुआ क्या? अंजलि, उस दिन जब तुम मेरे घर आई थी तब मैंने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक में बुढ़ा करने वाला पाउडर डाल दिया था, जिससे तुम बूढ़ी हो गई थी। मुझे माफ कर दो अंजलि। अंजलि, मैंने नमक समझकर वही पाउडर अपनी कोल्ड ड्रिंक में डाल लिया और पी गई। अब मैं भी बुढ़िया हो गई हूँ। अंजलि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे काजल भाभी की बातों में नहीं आना चाहिए था। अंजलि, मैंने सुना है कि तुम जिस डॉक्टर के पास जा रही हो, अगर तुम ठीक हो गई तो तुम उस डॉक्टर का मुझे भी पता बता देना, प्लीज। अंजलि ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाती है। वो नहीं जानती थी कि काजल
उससे इतना जलती है कि वो ये कदम भी उठा सकती है। अंजलि और विक्रम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखकर दे देता है और कहता है, ये मेडिसिन यूज करें, आप 3 दिन में ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के कहे अनुसार अंजलि मेडिसिन का इस्तेमाल करती है और 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर अंजलि जसलीन को भी इस डॉक्टर का पता बता देती है। जसलीन भी ठीक हो जाती है। अंजलि को पहले जैसा सुंदर देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अंजलि काजल से कहती है, काजल भाभी, मैं जानती हूँ ये सब आपने किया था। मैं चाहूँ तो सब घर वालों को बता सकती हूँ, और फिर आप जानती ही हैं क्या घर वाले आपके साथ क्या करेंगे। प्लीज मुझे क्षमा कर दो, घर वालों को कुछ मत बताना। ठीक है, मैं घर वालों को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर, आप मेरे किसी भी मामले में नहीं बोलेंगी और मेरे सामने आएंगी भी नहीं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। इस तरह काजल को अपने किए पर पछतावा हो जाता है और अंजलि फिर से जवान हो जाती है। रात में मोबाइल देखने वाली बहू। एक समय की बात है। कविता नाम की एक लड़की अपनी माँ पारो और पिता आकाश के पास रहा करती थी। कविता बहुत सुंदर थी, लेकिन कविता की एक बुरी आदत थी। वो ये थी कि वो रात भर मोबाइल देखती रहती थी और दिन भर सोती रहती। सुबह होते ही पारो कविता से कहती है, कविता बेटा उठो, कॉलेज का टाइम हो रहा है। कविता टस से मस न हुई। कविता का ये रोजाना का मसला था कि वो बिल्कुल वक्त पर तैयार होती थी। वो सारी रात मोबाइल देखती रहती थी और सुबह कॉलेज के लिए उसकी आंख नहीं खुलती थी। वो रात भर सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करती रहती और दिन में चेक करती रहती कि पोस्ट पर कितने लाइक्स हो गए हैं। उसकी माँ पारो उसकी इस आदत से बहुत तंग थी। अरे कविता, तुम कॉलेज से आते ही मोबाइल में लग गई हो। ये नहीं कि माँ के साथ किचन में कोई काम ही करवा दूं। अरे माँ, क्या हो गया है आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस नौकरानी रखी हुई हूँ। तुम्हें तो बस मोबाइल चाहिए। माँ, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, इमोशनल करना बंद करो। हाँ हाँ, मैं तो ड्रामा करती हूँ। अभी तुम्हें कदर नहीं है। जब ससुराल में सारा काम खुद करना पड़ता ना, तुम्हें फिर पता लगेगा। माँ, मैं आपको भी साथ ले जाऊंगी, तो फिर मजे ही मजे। जब देखो फालतू बातें करती रहती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब कविता के कॉलेज भी खत्म हो चुके थे और अब तो कविता आजाद थी। वो रात भर मोबाइल देखती रहती और सारा दिन सोती रहती। जब उठती थी तो अपनी रात को अपलोड की हुई पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स चेक करती रहती थी। एक दिन कविता की माँ आकाश से कहती है, आकाश जी, आप कविता को कुछ कहते क्यों नहीं हैं? उसकी आदत बिगड़ती जा रही है। जब से उसका कॉलेज खत्म हुआ है, वो रात भर मोबाइल देखती है और दिन भर सोई रहती है। जब उठती है तो फिर मोबाइल में घुस जाती है। अरे अभी तो मेरी बेटी का कॉलेज खत्म हुआ है, तो फिर क्या हुआ अगर थोड़ा बहुत मोबाइल देख भी लेती है तो? थोड़ा बहुत? वो तो रात भर देखती है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जब इसकी शादी हो जाएगी ना, तो खुद ही सुधर जाएगी। शादी भी तो तभी होगी जब इसकी आदत सही होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेवजह चिंतित हो रही हो। आकाश को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। उसे अपनी बेटी की गलती कभी नजर ही नहीं आती थी। उसे हमेशा पारो की ही गलती लगती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कविता का बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है। उन्हें कविता बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो हाँ कर देते हैं। इस तरह कविता की शादी आहान से हो जाती है। आहान के घर में सिर्फ उसकी माँ अनिका थी। आहान के पिताजी की थोड़ी समय पहले ही रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। कविता की शादी आहान से हो जाती है।
और कविता आहान के घर रुखसत होकर आ जाती है। लेकिन आहान और उसकी माँ अनिका इस बात से बेखबर थे कि कविता को सिर्फ मोबाइल चलाना ही आता है और वो घर के काम काज में दिलचस्पी नहीं लेती है। एक दो दिन तो कविता मोबाइल नहीं चलाती, लेकिन फिर वो ससुराल में भी वही काम शुरू कर देती है। वो सारी रात मोबाइल चलाती और सुबह फिर उसकी आंख नहीं खुलती। जब कविता नई नई थी तो उसकी सास अनिका उसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन एक दिन अनिका कविता से कहती है, कविता बहू, आज खाना तुम बनाओगी। कविता खाना बनाने चली जाती है, लेकिन खाने में उसका ध्यान कम होता है क्योंकि उसे नींद बहुत आ रही थी। खाना तैयार हो जाता है, लेकिन कविता को नहीं पता कि खाना बना कैसा है। कविता खाना बनाकर सोने चली जाती है। जब सब घर वाले खाना खाते हैं तो कविता को भी खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन कविता डाइनिंग टेबल पर नहीं आती। जब सब घर वाले खाना खाते हैं तो खाना जरा भी मजे का नहीं होता है, जिसे देखकर अनिका कहती है, आहान, तुम कविता को कुछ कहते क्यों नहीं हो? मुझे तो समझ नहीं आती कि ये सारी रात क्या करती है जो दिन में सोई रहती है। और खाना तो देखो, इससे तो अच्छा मैं खुद बना लेती हूँ। माँ जी, सारी रात इसने क्या करना है, बस मोबाइल पर लगी रहती है। जब रात को नींद पूरी नहीं होगी तो दिन में तो सोएगी ही ना। लेकिन बेटा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, तुम इसको समझाओ। जी माँ जी, मैं बात करता हूँ इससे। रात को आहान कविता से कहता है, कविता, मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया है कि संडे सब अपनी अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाएंगे। कविता अभी भी मोबाइल में ही मशरूफ थी। उसे खबर तक नहीं थी कि आहान उससे बातें कर रहा है। आहान गुस्से में आ जाता है और कहता है, कभी मोबाइल से बाहर भी निकल जाया करो, जब देखो मोबाइल मोबाइल मोबाइल। मैं कब से तुमसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम्हारे पास तो बस मोबाइल होना चाहिए। ओ सॉरी आहान जी, मुझे बस पता नहीं चला। जी बताइए, आप क्या कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे पागलों की तरह बोल रहा था। सुबह आहान ऑफिस के लिए तैयार होता है तो कविता से कहता है, कविता, तुमने लंच बॉक्स तैयार कर दिया है? जी मैं अभी कर देती हूँ। कविता अभी भी मोबाइल में बिजी थी और अपनी रात को अपलोड की गई वीडियोस पर लाइक्स और कमेंट्स चेक कर रही थी। आहान ये देखकर कहता है, नहीं, तुम रहने दो, मैं ऑफिस से ही कुछ खा लूंगा। आहान गुस्से में वहां से चला जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। दिन ब दिन कविता की आदत और बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रात को कविता और आहान कविता की माँ के घर जाते हैं। कविता और आहान को देखकर कविता के माता पिता बहुत खुश होते हैं। सब बैठे बैठे बातों में मगन थे तो कविता की माँ पारो कहने लगी, आप सब बातें करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ और साथ में पकोड़े भी बना लेती हूँ। तभी कविता कहती है, अरे माँ, आप क्यों बनाने जाएंगी? मैं हूँ ना, आप बैठिए, आज चाय और पकोड़े मैं बनाकर लाती हूँ। कविता किचन में जाती है और चाय और पकोड़े बनाने लग जाती है। तभी कविता के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है और वो फिर से मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया चेक करने लगती है। मोबाइल चलाते हुए उसे पता ही नहीं चलता कि उसने चूल्हे पर पकोड़े का तेल गर्म होने के लिए रखा था। इधर दूसरी तरफ कविता की माँ सोचती है कि कविता को इतने टाइम क्यों लग रहा है। आप लोग बैठो, मैं कविता को देख कर आती हूँ, इतना टाइम कैसे लगा दिया इसने। पारो जब किचन में आती है तो देखती है कि कविता मोबाइल में मगन है और पकोड़ों के तेल को आग लग गई है। वो जब आग बुझाने लगती है तभी उसके कपड़ों पर भी आग लग जाती है। पारो चिल्लाती है। पारो की चीखों की आवाज सुनकर कविता फौरन मोबाइल छोड़कर माँ की तरफ भागती है
तभी वहाँ आहान और कविता के पिताजी भी आ जाते हैं। वो पारो को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। कविता अब बहुत परेशान थी। वो जानती थी कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। अगर वो उस टाइम मोबाइल ना चलाती तो आज उसकी माँ बिल्कुल ठीक होती। तभी डॉक्टर आते हैं और कविता डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है अब? जी अब वो खतरे से बाहर है, आप लोग मिल सकते हैं। कविता, आहान और कविता के पिताजी पारो से मिलने जाते हैं तो कविता अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने मुझे हमेशा मना किया मैं इतना मोबाइल ना चलाया करूँ, लेकिन मैंने आपकी एक ना सुनी। माँ शुक्र है आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूँगी। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तुम भी अपनी चिंता मत करो। और हाँ बेटा, मैंने तुम्हें मोबाइल चलाने से कभी नहीं रोका, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं चलाना चाहिए कि आपको यही ना पता हो कि आपके आसपास क्या हो रहा हो। बेटा तुम मोबाइल में दिन रात मगन रहती थी, मैं सिर्फ तुम्हें इसीलिए रोकती थी, और वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए। अच्छा आप परेशान मत हो। कविता की माँ उसे माफ कर देती है। कुछ ही दिनों में पारो घर वापस आ जाती है और कविता भी अब मोबाइल चलाना छोड़ देती है, जिसे देखकर सब घर वाले बहुत खुश होते हैं। Don't forget to like and subscribe the channel.